फिल्म की शुरुआत में जॉन बताता है कि कॉमेट क्लार्क के धरती से टकराने से 70% आबादी खत्म हो गई, हवा और पानी रेडिएटेड हो गए और पूरा इकोसिस्टम तहस नहस हो गया। बचने के लिए लोग बंकरों में रहने लगे। जॉन अपनी फैमिली के साथ ग्रीनलैंड के बंकर में रहता है और ऑक्सीजन मास्क और सुरक्षा किट पहनकर हर बार की तरह समुद्र किनारे जरूरी सामान लेने निकलता है और रेडियो के जरिए बंकर से जुड़ा होता है। सर्च के दौरान जॉन को लावारिस लाइफ बोट्स और आधे डूबे जहाज पर क्रू के कंकाल दिखते हैं, जो ये बता रहे थे कि लोग भागने की कोशिश कर चुके थे। इसी बीच उसे बंकर आने का ऑर्डर मिलता है क्योंकि एक भयानक रेडिएशन स्टॉर्म उसकी तरफ बढ़ रहा था। जॉन जल्दी से स्टॉर्म के आने से पहले ही बंकर के अंदर घुसकर दरवाजा लॉक कर खुद को बचा लेता है। एक खतरे से तो वो निपट जाता है, लेकिन भूख से मरने का खतरा हर कोई महसूस कर रहा होता है, जिससे निपटने के लिए डॉक्टर्स, अफसर, हेड सब मीटिंग्स में चर्चा करते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ लंबे समय तक कैसे सरवाइव कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा खाना लंबे समय तक काम नहीं करने वाला था, इसलिए कुछ लोग एडवाइस देते हैं कि कुछ महीनों तक एडजस्ट करने के बाद आगे समय में जमीन पर फसल उगाई जा सकती है। लेकिन मुख्य साइंटिस्ट अमीना कहती है कि रेडिएशन कम होने के बाद भी प्रोटेक्शन जरूरी है। अगर जिंदा रहना है तो हमें फ्रांस के उसी हिस्से में जाना होगा जहां कॉमेट की टक्कर हुई थी। अमीना के मुताबिक टक्कर से पैदा हुई गर्मी, मिनरल्स और पानी ने फिर से जिंदगी को रिवाइव करना शुरू कर दिया होगा, जैसे कि डायनासोर के अंत के बाद भी हुआ था। कुछ लोग इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं तो कुछ विरोध, क्योंकि फ्रांस में सिर्फ रेडिएशन ही नहीं बल्कि सरकार के गिरने के बाद वायलेंस क्राइम भी फैला हुआ था। इसी बहस की दूसरी तरफ जॉन को दिखाया जाता है, जो थेरेपिस्ट के सामने मजबूत इंसान नहीं बल्कि मेंटली और इमोशनली टूटा हुआ इंसान नजर आता है, जिसे लाइलाज बीमारी ने जीने के लिए सिर्फ 7-8 हफ्तों का वक्त दिया था। लेकिन जॉन ने इस राज को अपनी पत्नी एलिसन और बेटे नेथन से छुपा कर रखा ताकि परिवार परेशान न हो। इस बात से अनजान परिवार बंकर में मुश्किल से जिंदगी गुजारता रहता है और अक्सर रेडिएशन, तूफान और भूकंप बंकर को हिला देते हैं, जो इस बात का इशारा था कि बंकर में भी वो सेफ नहीं है। इसी एहसास के साथ जिंदगी आगे बढ़ती है और अगले दिन जॉन मैकेनिकल काम में खुद को बिजी रखता है और फिर बाकी लोगों के साथ बैठकर लंच, पार्टी और डांस वगैरह कर खुद को मुसीबत के एहसास से दूर रखने की कोशिश करता है। पर तभी उसे नेथन के बाहर जाने की बात पता चलती है, जिससे दोनों बाप बेटे के बीच बहस हो जाती है। दरअसल नेथन ने ना तो बाहर का खुला आसमान देखा था और ना सूरज की हल्की धूप सेकी थी, इसलिए वो बाहर गया। बेटे को डांट फटकारने के बाद जब बंकर को इंस्पेक्शन करता है तो उसे तूफान और भूकंप की वजह से आई दरार दीवार में देखने को मिलती है। इतने में एक भयानक तूफान के आते ही बंकर गिरने लगता है और जॉन एलिसन के साथ नेथन को तलाश करता है, जो रेडिएशन के असर में आने की वजह से सांस नहीं ले पा रहा था। फैमिली को बचाने के लिए जॉन जरूरत का सामान इकट्ठा कर सबको यूनिफॉर्म पहनाकर बंकर से बाहर निकल जाता है और तभी एक खतरनाक सुनामी ग्रीनलैंड के कोस्ट से टकराती है और कई लोगों को अपने साथ बहा ले जाती है, जबकि जॉन अपने फैमिली और कुछ लोगों के साथ लाइफ बोट में सवार होकर वहां से भाग निकलता है। हफ्ते भर के रिसोर्सेज के साथ सब लोग इंग्लैंड की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि वही एक सेफ और रहने लायक जगह थी। कई दिनों के बाद सब लोग इंग्लैंड की जमीन पर कदम रखते हैं और ये देख हैरान रह जाते हैं कि सी लेवल के बढ़ने से अब ज्यादातर सड़कें नदियां बन चुकी हैं। खैर, सब आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक भीड़ नजर आती है जो सरकारी बंकर में घुसने की जद्दोजहद कर रही थी, पर बिना आईडी वाले लोगों को आगे जाने नहीं दिया जाता। किसी तरह एलिसन परमिशन ले लेती है, पर जॉन का दोस्त जब जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उसे गोलियों से भून दिया जाता है, जिससे भगदड़ मच जाती है। इतने में रेडिएशन तूफान की लहर उठने लगती है, जिससे बचने के लिए जॉन फैमिली को लेकर एक ड्राइवर के पास जाता है और उसे लंदन छोड़ने को कहता है, जिसके बदले ड्राइवर जॉन की घड़ी लेकर फैमिली को लंदन की तरफ लेकर निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने पर उल्का पिंड धरती पर गिरने लगते हैं, जिसमें ड्राइवर मारा जाता है और फैमिली पैदल ही लंदन पहुंचती है और एलिसन के बहन के घर में स्टे करती है, जो असल में एक हॉस्पिटल था। यहाँ फैमिली भरपेट खाना खाकर कुछ अच्छे पल गुजारती है, लेकिन देर रात जब जॉन की हालत बिगड़ती है तो वो एलिसन को अपनी बीमारी के बारे में बता देता है और कहता है कि मैं अपने बेटे को मरने से पहले उस जगह ले जाना चाहता हूँ जहाँ जिंदगी बाकी हो। इसलिए अगले दिन पूरी फैमिली फ्रांस की तरफ निकल पड़ती है और इनके साथ अमीना भी होती है, जो लुटेरों के हमले में मारी जाती है और जॉन लुटेरों को मारकर अमीना की डेड बॉडी को दफना देता है और फैमिली के साथ आगे बढ़ता है।
और उन्हें फ्रांस क्रॉस करने के लिए एक खतरनाक पुल पार करना पड़ता है, जो रास्ता पार करने के बाद टूट जाता है और फैमिली बाल बाल बचती है। यहाँ पर जॉन डेनिस नाम के एक आदमी से मिलता है, जो सबको अपने घर ले जाता है और रेडिएशन की वजह से अपाहिज हुई अपनी वाइफ और बेटी कैमिली से मिलवाता है। डेनिस खतरे को भांपने के बाद भी जॉन से कहता है कि तुम कैमिली को क्रेटर वाली जगह पर अपने साथ ले जाओ, क्योंकि वहीं जिंदगी हो सकती है। अगले दिन जॉन अपनी फैमिली और कैमिली को लेकर निकल पड़ता है और ऑफिसर्स की मदद से वो आगे बढ़ते हैं, पर बस के सफर के दौरान लुटेरों का हमला हो जाता है और गोली जॉन के पेट में घुस जाती है। ये देख एलिसन बस की कमान संभालकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। आगे का सफर पैदल तय करने के बाद चारों क्रेटर के पास पहुंच जाते हैं, जहां फर्टाइल जमीन, साफ पानी, रेडिएशन फ्री हवा, सब कुछ मौजूद था। इसी सुकून भरे नज़ारे को देखने के बाद जॉन अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लेता है और इसी के साथ मूवी दी एंड हो जाती है।